भारत, रूस और चीन जब एक साथ किसी मंच पर आते हैं तो ये सिर्फ एशिया की राजनीति नहीं बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी एक बड़ा संदेश होता है। एससीओ शिखर सम्मेलन ने दिखा दिया कि जहां वॉशिंगटन लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत एक नए शक्ति संतुलन की ओर इशारा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो चलिए आज बात करते हैं चीन में हुए हालिया एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की। ये काफी अहम रहा है और यहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहीं। खासतौर पर वो विजुअल्स जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। ये तस्वीरें मतलब काफी कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, शायद सबसे महत्वपूर्ण विजुअल यही था, पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक साथ दिखना। और जो विश्लेषण आ रहे हैं वो यही इशारा करते हैं कि इससे तीनों देशों के बीच एक तरह का शो ऑफ यूनिटी माना जा रहा है। और दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तो ये अपने आप में एक संदेश था, शायद उन देशों के लिए जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। हाँ, ये तस्वीरें मायने तो रखती हैं, लेकिन क्या इसे RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना इस गुट के दोबारा सक्रिय होने या एक औपचारिक शुरुआत की तरह देखना चाहिए? क्योंकि RIC की बात तो काफी समय से चल रही है। पर देखिए, औपचारिक शुरुआत कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। जानकार मानते हैं कि हाँ, इसकी नींव रखी जा रही है या कह सकते हैं कि इसे मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ये मुलाकात एससीओ समिट के साइडलाइंस पर ही हुई, मतलब अलग से कोई RIC समिट नहीं थी। लेकिन इन तस्वीरों से ये साफ संकेत तो मिलता है कि भारत, रशिया और चाइना दोनों के साथ सहयोग बनाए रखने में इंटरेस्टेड है। और शायद रशिया और चाइना भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि भारत इस RIC फ्रेमवर्क में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। सीमा विवाद अपनी जगह है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मल्टीलैटरल मंचों पर संवाद और सहयोग की अपनी अहमियत है। एक और विजुअल था जिसने सबका ध्यान खींचा, वो था प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का एससीओ समिट वेन्यू से एक ही गाड़ी में साथ जाना। ये आमतौर पर दिखता नहीं है, इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये वाकई एक असामान्य, एक अनयूजुअल दृश्य था। ये दोनों नेता एससीओ वेन्यू से निकलकर एक अलग बायलैटरल मीटिंग के लिए गए थे। मीटिंग चीन के उसी शहर तान्यान में थी, लेकिन एससीओ समिट के मेन वेन्यू से हटकर। तो कई विश्लेषकों का मानना है कि ये तस्वीरें, ये एक साथ गाड़ी में जाना, ये पश्चिम, खासकर अमेरिका को एक बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट संदेश था। क्या संदेश? संदेश ये कि भारत अपनी विदेश नीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी वो खुद तय करेगा। कोई बाहरी देश ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि भारत के रिश्ते किसके साथ कैसे होंगे। ये भारत के, जो हम कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की क्षमता, उसका एक तरह से प्रदर्शन था। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस या चीन ने कभी भारत को G7 या दूसरे पश्चिमी देशों के साथ जुड़ने से रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि अमेरिका या यूरोप से अक्सर दबाव आता है भारत पर कि रूस से दूरी बनाओ, खासकर तेल मत खरीदो उनसे। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है जो कई विश्लेषणों में उभर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना वो भारत को अपनी विदेश नीति तय करने के लिए ज्यादा इंडिपेंडेंट मैन्यूवरिंग स्पेस दे रहे हैं पश्चिमी देशों की तुलना में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जियोपॉलिटिक्स की जो जटिलताएं हैं उनमें ऐसा होता दिख रहा है। चलिए अब उस अलग बायलैटरल समिट पे थोड़ी और बात करते हैं जो चीन में भारत और रूस के बीच हुई, जिसके लिए वो एक ही गाड़ी में गए थे। उसमें क्या खास रहा? बिल्कुल, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब शोल्डर टू शोल्डर, खड़े रहे हैं। ये बयान दिखाता है कि भारत रूस के साथ अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहते हैं, उसे किसी भी बाहरी दबाव में कमजोर नहीं होने देना चाहता। ये पार्टनरशिप तो दशकों पुरानी है हमारी। इसमें डिफेंस, एनर्जी, साइंस, बहुत कुछ शामिल है। और इस मजबूत रिश्ते का असर क्या भारत की एनर्जी जरूरतों पर, खासकर रूस से जो तेल खरीदे, ऑयल परचेस, उस पर भी दिख रहा है पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद? बिल्कुल दिख रहा है। रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि भारत सितंबर महीने में रूस से और भी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदेगा। और रूसी मीडिया और एनालिस्ट्स के हवाले से ये बात भी आई है कि रूस इस बात को काफी अप्रिशिएट करता है कि भारत अमेरिकी और यूरोपीय दबाव के बावजूद उनसे तेल खरीदना जारी रखे हुए है। उनके लिए ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्वतंत्र विदेश नीति का एक तरह से प्रतीक है। यहाँ एक और काफी दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है, शायद कम लोगों को पता हो।
ऐसा बताया जा रहा है कि भारत जो कच्चा तेल रूस से रियायती दरों पर खरीद रहा है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके उसका डीजल बनाकर यूक्रेन को बेच रहा है। क्या ये सच है? रिपोर्ट्स में आई है और अनुमान ये है कि यूक्रेन अपनी जरूरत का लगभग 15 से 20% डीजल भारत से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई चेन्स कितने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। भारत एक तरह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता लाने में भूमिका निभा रहा है, भले ही इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस कितने भी पेचीदा हों। विश्लेषणों में एक और बात कही जा रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ नीतियों का शायद अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट असर भी इन रिश्तों पर पड़ा है, जैसे भारत पर टैरिफ लगाना। हाँ, कुछ विश्लेषकों का यही मानना है। कहा जा रहा है कि कई जर्नलिस्ट्स और एनालिस्ट्स ने अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में चिताया भी था कि भाई भारत पर इतना ज्यादा ट्रेड प्रेशर डालना या टैरिफ लगाना, जो एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है, उसका उल्टा असर हो सकता है। इससे भारत के रिश्ते रूस और चीन जैसे दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन उन चेतावनियों पर कथित तौर पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि उन नीतियों से अमेरिका को आखिर मिला क्या? शायद भारत को दूसरे विकल्पों की तरफ देखने पर मजबूर किया। अब जरा चीन की भूमिका पर आते हैं। इस एससीओ समिट में चीन का रवैया कैसा रहा? ऐसा लगा कि चीन एक यूनिफाइड फ्रंट, एक संयुक्त मोर्चा दिखाने की कोशिश कर रहा था, खासकर रशिया और इंडिया के साथ। आपने बिल्कुल सही समझा। जानकारी यही इशारा कर रही है कि चीन ने पूरी कोशिश की कि एससीओ समिट से भारत, रशिया, चीन की एक एकीकृत, एक मजबूत छवि दुनिया में जाए। वो शायद दिखाना चाहते थे कि एससीओ पश्चिमी गुटों के सामने एक मजबूत एकजुट संगठन है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें एससीओ के फाइनल डिक्लेरेशन में देखने को मिला, जिसमें पहलगाम टेररिस्ट अटैक की निंदा शामिल की गई। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें याद है कुछ महीने पहले ही शायद रक्षा मंत्रियों या एनएसए लेवल की एक एससीओ मीटिंग हुई थी चीन के छिंगदाओ शहर में। जी हाँ, वहां भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया था। बिल्कुल सही। उस पिछली मीटिंग में रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने इसलिए साइन करने से इनकार किया था क्योंकि उस डिक्लेरेशन में भारत में हुए पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था और कथित तौर पर पाकिस्तान ने इसके जिक्र पर आपत्ति जताई थी। भारत का रुख तब बहुत कड़ा था कि टेररिज्म की निंदा के बिना वो किसी साझा बयान का हिस्सा नहीं बनेगा। तो इस बार इस मुख्य समिट में ऐसा क्या बदल गया कि पहलगाम हमले की निंदा शामिल हो गई? इस बार जो हेड्स ऑफ स्टेट का मेन समिट हुआ, उसमें जानकारों के अनुसार चीन ने ये सुनिश्चित किया कि पहलगाम हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की जाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को इस पर आपत्ति न करने के लिए साफ निर्देश दिए। इसे भारत के पिछले कड़े रुख, उसके टफ स्टैंड्स और लगातार डिप्लोमेटिक प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। मतलब भारत ने जो स्टैंड लिया था उसका असर दिखा। तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या हम ये समझें कि भारत चीन रिश्ते मतलब पटरी पे आ रहे हैं, खासकर तब जब सीमा पर तनाव और अविश्वास अभी भी काफी ज्यादा है? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा लगता है कि चीन आज के समय भारत के साथ संबंध सुधारने का या कम से कम उन्हें और बिगड़ने से रोकने का एक प्रयास कर रहा है, खासकर मल्टीलैटरल मंचों पर। शायद चीन ये समझ रहा है कि भारत से रिश्ते पूरी तरह खराब करके उसे अमेरिका के और करीब धकेलना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल, एक ब्लंडर होगी, खासकर तब जब चीन के खुद अमेरिका के साथ टेंशन पीक पर हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच की जो बुनियादी राइवलरी है या सीमा विवाद जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे? शायद नहीं, कम से कम निकट भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। एनालिस्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन हमेशा भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक पहुंच को लेकर चिंतित रहेगा। अभी नहीं तो शायद अगले 40-50 सालों में, जब भारत की इकोनॉमी और बड़ी होगी, चीन की अपनी घटती पॉपुलेशन और इंटरनल इकोनॉमिक चुनौतियां भी उसके लिए लॉन्ग टर्म चिंता का विषय है। तो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन तो बना रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि चीन को टकराव टालने और सहयोग के कुछ रास्ते खुले रखने में अपना फायदा दिख रहा है। अच्छा, इस समिट में पाकिस्तान की स्थिति पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां थे, उनकी स्थिति कैसी नजर आई? कुछ तस्वीरों और रिपोर्ट्स में वो थोड़े मतलब अलग थलग से दिखे। हाँ, जो विजुअल्स और रिपोर्ट्स सामने आई, उनसे ऐसा ही लगा कि समिट के दौरान उनसे कोई खास बातचीत करने में ज्यादातर बड़े नेता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, खासकर जब हम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बिजी शेड्यूल और उनकी कई बायलैटरल मीटिंग से तुलना करें। कुछ दृश्यों में वो नेताओं से हाथ मिलाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन ज्यादातर समय वो बैकग्राउंड में या अकेले ही नजर आए। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि मौजूदा रीजनल और ग्लोबल समीकरणों में पाकिस्तान की भूमिका या प्रभाव शायद पहले जैसा नहीं रहा है। कम से कम इस मंच पर तो ऐसा ही लगा। इस समिट के बाद
अब आगे की क्या दिशा दिख रही है? क्या भारत रूस चीन या खासकर भारत रूस के बीच इस दिशा में और भी कुछ ठोस कदम उठने की उम्मीद है? एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा जो इस समिट के दौरान हुई वो ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया और पब्लिकली कहा कि 1.4 बिलियन भारतीय उनके तीसरे एनुअल समिट के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये भारत रूस संबंधों की कंटिन्यूटी और गहराई को दिखाता है, तमाम ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद। जाहिर है, इस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध जारी है। हाँ, बिल्कुल। प्रतिक्रियाएं आना तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जानकारी ये भी इशारा कर रही है कि अमेरिका भी पैरेलली समानांतर रूप से भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि एक तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें भारत के महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जहां भारत एक साथ कई पोल्स के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसे ही शायद मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब किसी एक गुट से बंधने के बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग-अलग देशों और समूहों के साथ संबंध बनाना। चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो अहम बिंदु हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस एससीओ समिट से, इन मुलाकातों से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं, खासतौर पर अगर हम इसे भारत के नजरिए से और उन लोगों के नजरिए से देखें जो देश दुनिया की घटनाओं पर नजर रखते हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों या सामान्य नागरिक। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। कहना और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मजबूत प्रदर्शन। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के दबाव में तय नहीं करेगा, चाहे वो दबाव पश्चिम से आए या कहीं और से। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखेगा। दूसरा, एससीओ जैसे मंचों का महत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जहां नॉन वेस्टर्न देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश, अपने हितों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं और पश्चिमी नजरिए से अलग एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना तलाश सकते हैं। सही। तीसरा, भारत रूस संबंधों की मजबूती और निरंतरता साफ दिखी है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ये रिश्ते न केवल कायम हैं, बल्कि एनर्जी और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाद और गहरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का आगामी भारत दौरा इसी का एक और सबूत है। बिल्कुल। और चौथा, भारत चीन संबंधों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, वो उजागर हुई है। एक तरफ सीमा पर तनाव और गहरा अविश्वास है, तो दूसरी तरफ मल्टीलैटरल मंचों पर सहयोग करने और टकराव टालने की कोशिश भी दिख रही है। ऐसा लगता है कि चीन का स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन बदल रहा है और वो भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह बिगड़ने से रोकना चाहता है, कम से कम अभी के लिए। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भारत की विदेश नीति को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए इस पूरे घटनाक्रम का क्या महत्व है? वो इससे क्या सीख सकते हैं? उनके लिए तो ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो एवोल्यूशन है, उसका विकास, उसकी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की कार्यशैली, दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन यानी शिफ्टिंग ग्लोबल पावर बैलेंस और अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की चुनौतियां और रणनीतियां, इन सबको समझने का एक शानदार अवसर देता है। इसमें आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं। गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत का आज के युग में क्या रूप है, जिसे कुछ लोग NAM 2.0 या मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, उसे समझ सकते हैं। टेररिज्म जैसे मुद्दों पर भारत का पहले से ज्यादा मजबूत और मुखर होता रुख देख सकते हैं। साथ ही ये एससीओ जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स की आज के समय में क्या रेलेवेंस है और उनकी क्या लिमिटेशंस है, इस पर भी सोचने का मौका देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे भारत एक जटिल दुनिया में अपने हितों को साधने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल नीति अपना रहा है। जहां वो क्वाड का भी सदस्य है, वहीं एससीओ में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, G7 की बैठकों में भी शामिल होता है और ब्रिक्स को भी मजबूत करने की बात करता है। इसे आप इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण मान सकते हैं, जहां फैसले सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर लिए जाते हैं, न कि किसी एक खास आइडियोलॉजी या गुट के दबाव में। ये आज की मल्टीपोलर दुनिया की हकीकत है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए चुनौती बन सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।